अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों सेनेट ऑफ पाकिस्तान में स्टेट बैंक तरमीमी बिल में अपोजिशन को अक्सरियत हासिल होते हुए भी हमने देखा कि हजीमत का सामना करना पड़ा। खुद अपोजिशन पोजीशन के चंद अरकान ने गायब होकर इस बिल को पास करने में मदद दी, जिसके हवाले से हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से पूरा एक बयानिया बनाया जाता रहा कि इस बिल की मंजूरी से स्टेट बैंक IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि बड़ी इस बिल को लेकर अपोजिशन शोर शराबा करती रही, तनकीद करती रही, लेकिन हमने देखा कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी भी इतने अहम बिल के वक्त ऐवान में मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद जाहिर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई। और आज हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा दे दिया और इज़हार ख्याल करते हुए यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से इस हवाले से यह कहा गया कि अपनों की खामोशी पर मैं हैरान हूं। हमने देखा कि उस दिन सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी ही नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते राज तलहा महमूद, एमल वली खान के सेनेटर उमर फारूक भी हमने देखा कि गिनती का अमल शुरू करते हुए जब गिनती का अमल शुरू हुआ तो वहां पर मौजूद नहीं थे। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि ये इन जमहूरी और सियासी जो जमातें अपने आप को कहलाती हैं उनका ये मसला है जो उठते बैठते इमरान खान पर, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, उनकी पॉलिसियों पर बोलते हैं, लेकिन जब भी हमने देखा कि कोई भी मुश्किल वक्त आता है हुकूमत के ऊपर तो खुद उनके अरकान ना सिर्फ हुकूमत को वोट देते हैं बल्कि मदद भी करते हैं और ऐन मौके पर गायब भी हो जाते हैं। तो ये रवैया कैसा, और फिर यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के पीछे कहानी क्या है, इस पर भी जरा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमेशा हम सुनते हैं कि फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। हमारे यहाँ अगर बात करें तो इंसाफ का आलम यह है, इंसाफ का उसूल कितना मुश्किल है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहा जाता है कि अगर इस मुल्क में किसी को इंसाफ चाहिए तो उसके पास उम्र खज़र और कानून का खजाना होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे अदालती निज़ाम पर बहुत ज्यादा तनकीद भी होती रही है और दुनिया इसके हवाले से बड़ी बात करती है। आज भी आज़ादी इज़हार राय पर बॉर्डर्स विदाउट रिपोर्टर्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान का 180 मुल्कों में 145वां नंबर है। आखिर हमारा अदालती निज़ाम कब बेहतर होगा, इस पर बात करेंगे। और एक रुझान ये भी है हमारे, जब मनपसंद फैसले नहीं आते तो फिर अदालतों को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से शहबाज शरीफ केस से मुताल्लिक बात की गई और अदालतों को किस तरह से थ्रेट किया जाता रहा, ये आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, ये बता दूं कि तुम अगर घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो, अब तुम्हें कोई बरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई बरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। तो जनाब ये है रवैया, इस पर भी जरा हम बात करेंगे। ये और इसके साथ साथ दीगर और भी अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब ने। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपसे आगाज करते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों सेनेट ऑफ पाकिस्तान में स्टेट बैंक तरमीमी बिल अपोजिशन को अक्सरियत हासिल होते हुए भी हमने देखा कि नाकामी का सामना करना पड़ा। एहतशाम साहब, हमने देखा कि पूरा एक बयानिया बनाया गया, बड़ी तनकीद भी होती रही, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो उस दिन गायब रहे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सर, इस्तीफे के पीछे क्या कहानी है, पहले तो ये बताइए ना। पहले तो ये ज़हन में रखने वाली बात है और मेरा ख्याल है डेफिनेटली इस पे आगे चल के भी मज़ीद इस पे भी बात हो सकती है, सलमान साहब भी इस पे कमेंट करेंगे। अहम सवाल तो यह है सोनिया के 3.5 सालों में एक इशू ऐसा था जिस पे अपोजिशन बहुत भारी थी, वो थी सेनेट। आपने देखा जिस तरीके से 2-3 मरतबा PTI हुकूमत ने जॉइंट सिटिंग बुलवा के अपने कुछ बिल मंजूर करवाए, ख़ास तौर पे पिछली जिसमें 29 बिल मंजूर करवाए गए थे। इस तरह और चीज़ें भी थी, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मसला था। उसकी वजह यही थी कि सेनेट में हुकूमत के पास जिसको कहना है अददी अक्सरियत नहीं थी। अपोजिशन 9 से 10 कम अज़ कम लोग हर दौर में हर वक्त 3.5 सालों में ऐसे थे कि जो हुकूमत के खिलाफ थे और जो अपोजिशन के मेंबर थे। ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये 3.5 सालों में हुकूमत कुछ नहीं कर पाई और अपोजिशन की वजह से जहाँ सेनेट में उनकी वीकनेस समझी जाए, जो कुछ भी कहे वो बहुत पीछे थे, बहुत सारे काम नहीं करवा सकते थे। अब सवाल यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब फॉर्मर आपने देखा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या वजह है कि एक वोट की वजह से हुकूमत जो है ना इस पर जीत गई, वो अपोजिशन हार गई और
हर तरफ से बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सारी अपोजिशन को। ये इसमें JUI को भी, क्योंकि उनके लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी PMLN भी हो, कुछ एक आज़ाद मेंबर है, उस पर भी तनकीद हो रही है। अब सवाल यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी सोनिया किस तरीके से सेनेट के मेंबर बने थे, ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, किस तरीके से चेयरमैन सेनेट बने थे। और इस सारे मामले में आप देख लें लोगों ने बड़ा शोर किया, और ख़ास तौर पे जब चेयरमैन सेनेट बन गए तो PMLN के साथ उनकी लड़ाई बहुत आगे चली गई कि तय तो हमारे साथ हुआ था। आपने देखा जो एक खामोश डिप्लोमेसी, खामोश सियासत की थी वो जरदारी साहब थे। उन्होंने किसी एक लम्हे पे भी कुछ नहीं कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी हुकूमत पे और कभी ना कभी मूड में आके तो इनडायरेक्टली अदारों पर भी तनकीद करते हैं, जो कि बड़ा कम है। लेकिन सोनिया सबको पता है कि असल शॉट्स कॉल करने वाला कौन आदमी है, वो है जरदारी साहब। अब इस सारे मामले में जरदारी साहब का खामोश रहना, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, और जो बयान दूसरे तीसरे इनडायरेक्ट आए हैं जिसकी वजह से आपने देखा सेनेट में उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफ़ा देता हूं, मुझे अफसोस भी इस बात का है कि मेरी पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक और बात की तरफ जाना होगा कि क्या इस वक्त जरदारी साहब हुकूमत को कोई अश्योरेंसेस दे चुके हैं, और किस तरह की अश्योरेंसेस दे चुके हैं, और उनके इस अश्योरेंसेस देने के बाद जरदारी साहब को क्या मिला? अच्छा। अब इत्तलात यही है कि जी पूरी कोशिश करेंगे कि वो 2023 के इलेक्शन जीत के सेंटर में हुकूमत बनाए। लेकिन एक बात सोनिया जो तय नजर आती है कि 2023 का सिंध की हद तक ये जो है ना उनके पास रहेगा, जरदारी साहब के पास सूबा, और बहुत से हवालों से उनकी अहमियत रहेगी। बिलावल भुट्टो साहब और कुछ लोग नाराज जरूर है जरदारी साहब के सेक्शन से, लेकिन जरदारी साहब इस हवाले से कोई बात ऐसे नहीं कर रहे। लेकिन जरदारी साहब ने इन्हें गिलानी साहब को इस बात का बड़ा दुख है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अदरवाइज आप देख लें जिस तरह हुकूमत फवाद चौधरी साहब हों, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हों, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और जिस तरीके से तनकीद का मुजाहरा किया गया चेयरमैन सेनेट पे, खासतौर पे गिलानी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा मुझे क्या कहते हो भाई, बिल्कुल अपने नंबर पूरे करो। हेलो, जिसको ये आप पंजाबी में अपनी मंजी थले डांग फेरो। हमने कुछ नहीं किया, मेरा तो डिसाइसिव वोट होता है यानी चेयरमैन सेनेट का, वो मैंने दे दिया। वो आज पहली दफा नहीं हुआ, कई मौकों पे चेयरमैन सेनेट या स्पीकर ने भी अपना वोट दिया होता है, लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये जाहिर कर रही है कि हुकूमत बड़ी तकड़ी है इस हवाले से। ओपोजिशन के पास कोई अददी अक्सरियत नहीं है कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। वो इस तरह किस्सा खत्म हो रहा है कि आगे चल के भी जो बहुत सारी बातें हो रही थी इनमें, वो लगता है कि जब इनके लोगों से मिलते हैं तो वो भी प्राइवेटली सोनिया कहते हैं कि जी ठीक है, अभी हमें भी पता है कि 1.5 साल ये हुकूमत करेगी, हम नहीं कुछ कर सकते। और वो दावे कहाँ गए कि 30 से 35 लोग हमारे राबिते में हैं, शायद खान चलें वो तो है, उनको तो आप छोड़ दें, लेकिन असल बात यह कि शेख रशीद का ये कहना है कि जी 10 से 15 अपोजिशन के लोग जो है ना वो खड़े हैं इमरान खान के साथ। वो क्यों खड़े हैं ये उनसे भी पूछें, उनसे ज्यादा पूछें ओपोजिशन से, और अगर ना वो जवाब दें तो उन्हें कि जी कारकर्दगी आप बता दें। आखिरी जो है ना वो इलेक्शन था, ये अपना बिल था जिसपे यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनडायरेक्टली हुकूमत का साथ दिया। लेकिन एहतशाम साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इतने अहम मौके पर ऐवान में मौजूद ना होना, फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी ने भी इस बिल को लेकर खासी तनकीद की, उसके बाद आज ये कहना कि अपने जो है उनकी खामोशी पर मैं हैरान हूँ। सर, आपको लगता है ये जरदारी साहब के कहने पर सब हुआ, या फिर जिस तरह से उन्होंने ये बयान किया, ये कैसे? देखिए सोनिया, उन्होंने किसी को सपोर्ट किया, मुख्तलिफ हल्कों के कहने पे किया, PTI की हुकूमत ने उनको रीच आउट किया, इनडायरेक्टली जरदारी साहब ने उनको सपोर्ट किया। बाजार ये लगता है कि ये जरदारी साहब की आशीर्वाद के सिवा ये काम कभी नहीं हो सकता था। वरना ये कहना कि जी मैं कहीं गया हुआ था किसी दुआ के लिए, मैं नहीं पहुंच सकता, इतने क्रूशल बिल के मौके पे उनका ना होना, और मेरा ख्याल है इतना बड़ा सेट बैक पहुंचाना ओपोजिशन को, मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सोनिया बता रहा है कि ओपोजिशन के अब क्या कहते हैं, कमान में अब कोई तिरकश में कोई तीर अब नहीं रहा जो हुकूमत पे चल सके। इस्तीफा देके आपको लगता है ये सारा कवर अप कुछ नहीं हुआ? कवर अप क्या है भाई, लोग तो इस्तीफा दे भी दें, सेनेट से भी इस्तीफा दे दें, तो जो वो कहते हैं डैमेज डन जो हुआ है वो अंडू नहीं हो सकता। डैमेज डन जो है वो अंडू नहीं हो सकता। सलमान आबिद साहब भी गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, सलमान आबिद साहब से भी राबिता करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, वापस आएंगे, मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टेट में ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब भी। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब, स्टेट बैंक तरमीमी बिल जिस पर हम देख रहे थे ऑपोजिशन बड़ी वावेला कर रही थी और ये कह रही थी कि स्टेट बैंक और जो मुल्क है उसको गिरवी रख दिए हमने IMF के पास, लेकिन हमने देखा कि जब वक्त आया
तो ना हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी वहां पर मौजूद थे, मदद भी की हुकूमत को वोट भी दिए, गायब भी होते रहे अपोजिशन के चंद अरकान, और आज हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तीफा भी दे दिया। तो सर कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को, और आपको क्या लगता है क्या कहानी है यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफे के पीछे? बात तो ये समझने की होगी कि ऐसा समझना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पार्टी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर असेंबली के सेशन से गैर हाजिर रहे, तो कम अज कम मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी राय में पीपल्स पार्टी जो है उसने खुद इस पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट किया है कि जो सेनेट से अभी हालिया जो बिल मंजूर हुआ है में पीपल्स पार्टी हो, PMLN के लोग हों, JUI के लोग हों, ANP के लोग हों, ये सब के सब 10 के करीब लोग हैं जिन्होंने एक किस्म की सहूलत कारी की है। अब उन्होंने आज इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन वो इस्तीफा पार्टी क़यादत को दिया है। असूली तौर पे तो उनको अपना इस्तीफा जो है वो चेयरमैन सेनेट को जमा कराना चाहिए था। पार्टी क़यादत को देने का मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स तो हो सकता है, शायद उनका इस्तीफा उस तरह से कबूल ना हो जिस तरह से एक बात यहाँ पर सामने आई है। लेकिन जो एक बड़ी बुनियादी सी बात है जो हम बार बार यहाँ कहते रहे कि अपोजिशन जो है वो अमली तौर पर तकसीम शुदा अपोजिशन है, और अपोजिशन के पास जो है अपोजिशन के पास वो नंबर्स पूरे नहीं है जिसका वो क्लेम करते हैं, क्योंकि हमें अमूमी तौर पे कहा यह जाता है कि हुकूमती अरकान जो है उनके दरमियान जो है दरारें पड़ चुकी हैं, वो नाराज हैं, वो नाला हैं और वो अपोजिशन से राब्तों में है। लेकिन जब भी वोटिंग का मरला आता है तो हम देखते हैं कि अपोजिशन के लोग कम हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर ये एक तहरीके अदम तमाद की जितनी बाज़गश चल रही थी उससे पहले ये जो हालिया सेनेट के का वोटिंग हुई है ये एक बड़ा सेटबैक है अपोजिशन जमातों के लिए। और तनकीद तो सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी पर हो रही है, लेकिन जो 4 सेनेटर PMLN के हैं, JUI के हैं, ANP के हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। मैं ये समझता हूं कि ये सारा का सारा जो अपोजिशन का कॉन्टेक्स्ट है वो डिवाइडेड है और वो कोई यकसू नहीं है, और ना उनके दरमियान कोई उस तरह की हमें कुलेशन नजर आता है। तो इसलिए जो नतीजा निकला ये गैर मुतफ़्क़ नहीं है, और इससे यकीनी तौर पे अपोजिशन की सियासत को सेटबैक लगा है। और जो ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन जो है एक बड़ा टफ टाइम देना चाहती है आने वाले दिनों में हुकूमत को, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आ रही। अपोजिशन बदस्तूर कमजोर है और उसके पास वो ताकत या सलाहियत नजर नहीं आ रही जो हुकूमत को किसी सियासत पे ला सके। सलमान साहब एक चीज ये भी हुई है जो आप ठीक कह रहे हैं कि ये अपने गिलानी साहब इजी टारगेट इस वजह से भी हुए कि 10 बंदों का आपको भी पता है, 9 से 10 बंदे हैं, मुझे भी पता है, जो 3-4 लोग हैं इनके नून के भी हैं, इनके पीपल्स पार्टी की JUI के भी हैं। लेकिन इजी टारगेट इसलिए बने कि इनकी तरफ से था कि जी मैं पहुंच रहा हूं और कोई मसला ही नहीं मैंने आना। अब देखिए उनका मुशाहिद साहब कोरोना में की वजह से नहीं आ पा रहे, इसी तरह 1-2 और लोग कोई बाहर गए हुए हैं, कोई बीमार हैं, उनके पास तो एक बहाना सामने है, इनके पास कोई बहाना नहीं है। और ये कह रहे थे जी, इनके बंदे कह रहे थे कि जी बस वो पहुंचने वाले हैं, आने वाले हैं, यही बात जो है ना वो पीपल्स पार्टी के लोगों को बताएगी। ये ऐन मौके पे ना आके जो है ना वो लोग कहते हैं जुल दिया इन्होंने, अपने मफादात थे, किसी के कहने पे हुआ। जी हाँ, आप सब झुल नहीं दिया, बल्कि जो हम कहते रहे हैं, आप भी इस बात का खुद भी अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते रहते हैं कि हमें लगता यह है कि पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें नजर आती है। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ सहूलतकारी का जो किरदार है वो पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से कर रही है। PDM की जो तकसीम हुई है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कायदा एक जिसे कहते हैं मावनत के साथ ये सारा कुछ हुआ है। और ये कहना कि जी अचानक हो गया, कम अज कम मैं तो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसमें PMLN के लोग भी शामिल हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ग्रुप है जो किसी ना किसी तरीके से एक सहूलतकारी का रोल जो है ऑपोजिशन की, आप कह रहे हैं मुशावरत के साथ ये सब हुआ है। टीका खान सानी भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टीका खान सानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टीका खान सानी, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो इस वक्त $84 फी बैरल तक पहुंच गई हैं, और आम तासुर यही था कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ी हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी। ओगरा की जानिब से समरी भी भेजी गई थी पेट्रोल ₹11, डीजल ₹14 महंगा करने की। लेकिन आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी मुस्तरद कर दी। तो कैसे देखते हैं टीका खान सानी, ये क्या कोई सियासी फैसला है प्राइम मिनिस्टर का, या फिर ज़ाहिर आवाम पर हद गुजरते दिन के साथ बोझ बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने का फैसला इसलिए लिया गया? सोनिया, बड़ी अच्छी खबर आपने खुद सुना दी, चूंकि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल आज जो समरी भेजी गई थी उसके मुताबिक आलमी मार्केट के का जो इजाफा है उसका तनासब निकाला गया था कि ₹11 पेट्रोल और
14 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही थी। जो पेट्रोल की कीमत इस वक्त है 147, वो 158 यानी 150 से भी ज्यादा, तकरीबन 160 के करीब पहुंच जाता है पेट्रोल, और जो डीजल है वो भी 158 तक पहुंच जाता है। इस वक्त 144 है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास गई ये समरी, उसके बाद वज़रा भी मौजूद थे, SAPM थे, प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टाफ और एक्सपर्ट्स मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने समरी मसूल करने के बाद आलमी हालात को भी सामने रखा, टैक्सेस का जो शरह कम है वो भी सामने रखी, और आलमी हालात के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल अभी तकरीबन आधा घंटा पहले, जो आपने भी खबर दिया, ये फैसला आधा घंटा पहले किया प्राइम मिनिस्टर ने, अभी फैसला किया है कि इसके बावजूद के माशी मुश्किलात हैं, टैक्सेस का कलेक्शन कम है और बाकी चीज़ें जो है वो टारगेट के मुताबिक नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ना बढ़ाने का फैसला किया है, उसको डेफर कर दिया है उस समरी को जो ओगरा की तरफ से भेजी गई थी। और अब यकीनन ये सारा बोझ समझते हैं एहतशाम साहब भी कि सारा बोझ फिर हुकूमत बर्दाश्त करती है। एक चीज टिक्का खान बताइएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्राइसेस फिक्स होती हैं उसको लिंक किया गया इंटरनेशनल प्राइसेस से, और जाहिर सी बात है हम तो एक मुद्दत से देख रहे हैं 60 से 65 हज़ार बैरल हमारे यहाँ तेल पैदा होता है रोजाना, हमें चाहिए बहुत ज़्यादा है और बाहर से हमारा आता है, हमारी मजबूरी है। सबसे बड़ा बिल हमारा जो है ना पेट्रोलियम की तरफ जाता है, इसकी जो हम बाहर से मंगवाते हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सियासी तौर पर फैसला किया, या मेरा सवाल भी आपसे है, आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बीट भी कवर करते हैं, अंदर की खबरें भी आपके पास होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे हवालों से वो परेशान भी हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से जो होके आए हैं वो कहते हैं कि जी वो परेशान नहीं है, वो मुतमईन है। आपको क्या लगता है कि उनके मुतमईन होने की क्या वजह है? उनको नहीं लग रहा कि अगला इलेक्शन उनके लिए मुश्किल होगा? या कुछ लोग कहते हैं जो को कहते हैं मुतमईन है कि नहीं, वो उनको यकीन है कि कुछ 2-4 बड़े काम ने ऐसे कर देने हैं कि 2023 का इलेक्शन वो जीत जाएंगे? बिल्कुल बहुत अहम सवाल मौजूदा हालात के तनाजुर में आपने पूछा है श्याम साहब। यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी परेशान तो हैं, उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो, लोगों के माशी हालात बेहतर हो। पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं तेजी से। आप देखिए अमेरिका जैसे मुल्क ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा उसको, ताकि डॉलर की मार्केट में जो अपनी उनकी एक राज है वो रहे। इसके बावजूद इतनी बड़ी इकोनॉमी वाला मुल्क भी मुश्किल में है, बाकी बहुत सारे ममालिक मुश्किल सूरत हाल में। प्राइम मिनिस्टर क्यों कॉन्फिडेंट है? प्राइम मिनिस्टर 2 माह बहुत अहम समझते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारा राब्ता हुआ, चूंकि 23 मार्च की एक तो यौम पाकिस्तान के हवाले से परेड और बहुत सारे आलमी रहनुमा पाकिस्तान में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन का हुकूमत को चैलेंज करना कि 23 मार्च को ही हम एहतजाज करेंगे और लॉन्ग मार्च होगा। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए परेशानी अपोजिशन नहीं, बल्कि 23 मार्च को जो उन्होंने ऐलान किया है उस दिन बहुत सारे आलमी माहिरीन ने आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान आना है। और यकीनन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से, खास तौर पे इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर 1 से 2 माह को अहम समझते हैं। बाकी आगे जो है वो जिनसे भी उनकी मुलाकात हुई, चाहे वो कोर कमेटी में, चाहे पार्लिमानी पार्टी में, चाहे 1-on-1, प्राइम मिनिस्टर 2 माह को अहम समझते हैं। क्यों कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन जीत जाएंगे? हेल्थ कार्ड देखे, 35 लाख एहतशाम साहब लोग इसके तहत हेल्थ कार्ड, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, 35 लाख लोग इलाज करवा चुके हैं, और तकरीबन 50 अरब उनकी सेहत पे खर्च हो चुका है, जो फ्री इलाज करवा चुके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, 22 तकरीबन 18 करोड़ अवाम जो इनके हुकूमत के यानी आते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, AJ के गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, 35 लाख लोग इलाज करवा चुके हैं, और तकरीबन हर रोज अब 15,000 लोग एडमिट हो रहे हैं। तो बहुत सारी दुआएं हैं। और एक चीज और बताएं टिक्का खान, एक चीज बताएं, देखिए ये जिस तरीके से ये कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजह से अपोजिशन का बिल जो है ना वो आपने देखा जो उसका बुरा हाल हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कोई अदारों के साथ कोई इख्तलाफ था, किसी वजह से था, वो भी बड़ी हद तक खत्म हो गया। अगर ना होता तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो कल किया वो कभी ना करते। लेकिन वो तो कहते हैं मुझे ऑर्डर था। अच्छा। आप देखिए ना, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा है, और उन्होंने कहानी खुल के एक ही जुमले में बयान कर दी, प्रेशर में है इसी वजह से रिजाइन किया। लेकिन आप देखिए अपोजिशन कौन सा मरहला ऐसा है, तमाम मराहिल में जब भी आइन साजी की बात हुई, जब भी वोटिंग हुई, हमेशा अपोजिशन को मुश्किल का सामना करना पड़ा। और अब तो अपोजिशन को समझ आ चुकी है कि हम जितना भी जोर आजमाई कर लें, गवर्नमेंट के खिलाफ हम इन हाउस तब्दीली की बात हम नहीं कर सकते। इन हाउस की बात ही हो रही थी ना एहतशाम साहब, अब तो सामने आ गया सारा कि इन हाउस की अगर कोई भी मूव करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, चूंकि ऐवान के अंदर हालात ही कुछ और हो जाते हैं। और चाहे सेनेट हो,
कौमी असम्बली हो, वहां हमेशा अपोजिशन को अभी तक जितने भी बिल हुए हैं उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब, जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और आम तासुर यही था कि जाहिर है आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को बढ़ानी पड़ेगी। जाहिर है इस पर अपोजिशन बहुत ज्यादा तनकीद करेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं कि 2 माह इंतहा यहाँ में। एक तो सर ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जिस तरीके से अभी टिका खान सानी भी बात कर रहे हैं कि उनका ये कॉन्फिडेंट कि अगले 2 माह अहम है, उसके बाद जाहिर है हालात में बेहतरी आ जाएगी, ये कॉन्फिडेंट दुरुस्त है। और दूसरा, इन हाउस तब्दीली का जो रोना रो रही थी ऑपोजिशन, वो लगता है कि मामला अब खत्म हो गया। कॉन्फिडेंट है, उसकी तो एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो ऊपर की सतह पे काफी बेहतर हुए हैं और इसका इतराफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत से इंटरनेशनल इदारे भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्ट्स आई है वो इस वक्त काफी बेहतर है। अब असल में जो चैलेंज है वो ये है कि जो ऊपर की डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमिक्स की वो नीचे कैसे ट्रांसलेट होती है। तो प्राइम मिनिस्टर को ये यकीन है कि वो आने वाले कुछ अर्से के अंदर जो नीचे की इकोनॉमी है जिसमें आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा उसमें वो कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो ये उनका ऑप्टिमिज्म है और लेट्स सी यही उनका चैलेंज है कि वो जो ऊपर के शुमार बेहतर आ रहे हैं उसको वो नीचे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और जो कहा जा रहा है, शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि सिर्फ 2 से 3 माह मुश्किल तरीन होंगे जिसमें जो महंगाई का मसला है उसके बाद हमने चीजों को रिजॉल्व करना है बेहतर तरीके से। तो ये एक बड़ा इम्तिहान है पीटीआई का कि वो कितनी जल्दी इन चीजों को नीचे की तरफ ट्रांसलेट करते हैं। बाकी रह गई तहरीके अज़्म तमाद की बात, तो मुझे नहीं लगता कि तहरीके अज़्म तमाद में कोई जान है और ना मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन तहरीके अज़्म तमाद लाना चाहती है। ये सिर्फ एक आंख मिचौली का खेल है जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो सारी सब बंदी हो रही है इत्तेशाम साहब वो 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में हो रही है और 2023 के इंतखाबात में नई शबबंदी होने की कोशिश हो रही है और अपोजिशन की कोशिश है कि इमरान खान का और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक बेहतर ताल्लुक है उसको उस डेफिसिट में लाया जाए, उसमें बदमस्ती पैदा की जाए, अपने आप को एक मुतबादल। सलमान साहब एक चीज और बताइएगा, सलमान साहब एक चीज बताइएगा, देखें जो एक सब हलकों में जो बात हो रही है अनऑफिशियल क्वार्टर में, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में, सब जगहों पे जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि जी अब इस वक्त मुकाबला जो है ना पीटीआई वर्सेस पीटीआई है कि इन्होंने अब जो मुश्किलात इन पे गुजरी हैं उसके बाद जो डिलीवर करना है, इनको जो सपोर्ट मिल सकती थी जहाँ जहाँ से उनको मिलती रही। मैं अगर आपसे पूछूं कि अब ये जो 1.5 साल का अरसा रह गया है, आपके ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर की मुश्किलात ये पॉलिटिकल सतह पे तो अपनी जगह है, उसमें तो कामयाबी अपोजिशन की वजह से मिल गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए। अब ये इकनॉमिक फ्रंट पे जो बड़ा कहा जा रहा है कि जी जिस वजह से IMF, FATF, अमेरिका और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारी इकॉनमी जिस तरीके से बनी है उसका साइज जिस तरह है वो वेस्ट और अमेरिका को लिए बगैर नहीं दूर हो सकता। तो आपको लगता है कि वहाँ से भी इख्तलाफात हमारे जब तक ठीक नहीं होंगे चीज़ें वैसी ख़राब रहेंगी, या कोई आपके ख्याल में कोई होम ग्रोन एजेंडा, कोई पॉलिसी इकॉनमी की ऐसी आ जाएगी जो इनको निकाल देगी इस बुरान से? कोशिश ये है, 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हुकूमत ने सोच रखी है। एक का जिक्र अभी टिक्का सानी साहब ने किया है, वो है हेल्थ कार्ड। उनका ख्याल ये है कि अगले 1.5 साल में ये जो हेल्थ कार्ड है जिसने ट्रांसलेट होना है पंजाब के अंदर, और डाउन ने अपने अदारिये में भी लिखा है कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है 2023 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो उनका एहसास प्रोग्राम है उसके ऊपर उनकी बड़ी तवज्जो है। और तीसरा जो बड़ी तवज्जो दी जा रही है कि इलेक्शन से पहले पहले कोई 1 साल पहले या 6 माह पहले या 7 माह पहले वो सब्सिडीज देंगे बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में, और इस परसेप्शन को बिल्ड करेंगे कि हुकूमत ने इन्फ्लेशन को काबू पाया है। अब इसमें खास तौर पे अगर वो कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पे फिर उसका एक परसेप्शन नीचे ट्रांसलेट होगा। मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ और मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो अपने करीबी लोग जिनको से मैं मिलता हूँ जो आजकल जो है बेनिफिट हासिल कर रहे हैं ये सेहत कार्ड का। यानी लाहौर का हमीद लतीफ अस्पताल जो है, जो 3 लाख 4 लाख से कम पैसे पे इलाज नहीं मुमकिन, वहां लोग हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं। तो ये बड़ी तब्दीली तो है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है जो बुनियादी है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान है। तो तनख्वाहदार तबके को वो कितना रिलीफ दे सकेंगे और नीचे लोगों को कितना रिलीफ मिल सकेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ठीक हो गया।
जी टीका खान सानी, आप बात करना चाह रहे हैं? फिर मैं हम उसी गुफ्तगू बात को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ा रहा था। मैंने कहा सलमान साहब आप भूल गए हैं शायद एक बहुत अहम चीज जो गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इवेंट हुआ था, फरोग नसीम साहब के लॉ रिफॉर्म्स। बिल्कुल। तकरीबन 6 से 700 के करीब लॉ रिफॉर्म्स है, उसमें FIR झूठी दर्ज करने पर जुर्माने होंगे, मुकदमात होंगे। इसके साथ साथ जो खास तौर पे जो ऐसे हेयरिंग होगी, ट्रायल होगी, वो 9 माह के अंदर मुकम्मल करना होगी। इसी तरह बेशुमार जो एविडेंस है, वीडियो एविडेंसेस, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको शामिल कर लिया गया है। तो ये इंकलाब बर्पा कर देगा यकीनन। और आम लोग जो है हेल्थ कार्ड, इसके साथ साथ रिफॉर्म्स, एहसास, यूथ के कर्जे, कामयाब जवान जो नई स्कीम आ रही है 5 लाख का कर्जा, इसके साथ साथ जॉब मिल रही है। अब तो जॉब फेयर शुरू हो गए। उस्मान डार के साथ कल मैं गया, रावलपिंडी में 300 लोगों को जॉब मिली। अब वो कराची जा रहा है ग्रुप पूरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिलके, नेफटेक के साथ मिलके और उस्मान डार की प्रोग्राम के साथ मिलके, इसके साथ सियालकोट जा रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। कल जो प्राइम मिनिस्टर बहावलपुर जा रहे हैं हेल्थ रिफॉर्म में, उससे पहले जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत को उन्होंने शामिल किया है। तो यूं जनूबी पंजाब में भी एक बड़ा ग्रुप तहरीके इंसाफ में, नया ग्रुप जो है शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उस पर नवाब सलाहुद्दीन जो नवाब बहावलपुर है, उनके बेटे नवाब बहावल अब्बासी जो है वो शामिल हुए हैं आज। और यकीनन खुसरो बख्तियार और मलिक अमीन असलम का बहुत अहम किरदार है। आज ये इवेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो यूं इलेक्शन से पहले बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, जो कैसा लग रहा है कि मजबूत बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब अदालती रिफॉर्म्स की आपने बात की टीका खान सानी, एहतशाम साहब, आज हमने देखा कि बॉर्डर्स विदाउट रिपोर्टर्स की रिपोर्ट भी सामने आई है। एंड ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, इस पर हमेशा से तनकीद होती आई है। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 180 ममालिक में से 145वां नंबर है। ये अदालती निज़ाम में बेहतरी कब आएगी, इस पर भी जरा बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, जिस तरह से हमने सॉर्ट भी चलवाया राना सनाउल्लाह का, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया शहबाज शरीफ के खिलाफ जो जजेस हैं केसेस सुनने वाले, उनको बाकायदा तौर पर वार्न किया गया है कि अगर फैसला खिलाफ आया तो अदालतों का घेराव किया जाएगा, उन जजेस का घेराव किया जाएगा। एहतशाम साहब, आपने भी देखा कि शरीफ फैमिली की हमने देखा पूरी एक तारीख है, और एतजाज एहसन साहब भी अक्सर बात करते रहते हैं कि ये जजेस पर असरअंदाज होने की कोशिशें इसी तरह से करते रहते हैं। अब ये रुझान कि अगर फैसला हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो अदालतों का घेराव करेंगे, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट का? देखिए, ये मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। और राना सनाउल्लाह एक अहम PMLN के पंजाब से लीडर हैं, उनकी तरफ से इस तरह बात करना, बल्कि ये बात नहीं की गई, ये तो बड़ी खौफनाक धमकी दी गई है, सीधी सीधी कि हम देख लेंगे आपको। एक तो ये है ना कि जी सीधे तरीके से आप बात कर सकते हैं कि जी जज अरशद मलिक साहब मरहूम जो है ना, वो जिस तरह कंप्रोमाइज़ हुए थे, किए गए थे, वो एक और बात है, तरीके से बात हो सकती है। ये कि जी जो रिलीफ देने की कोशिश करेगा या उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, या हुकूमती नुक्ता नज़र को जो चीज़ सपोर्ट करेगी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये आप सीधा सीधा अपनी सुपीरियर जुडिशरी को आप ना सिर्फ जिसको कहते हैं वार्निंग दे रहे हैं, बल्कि बड़े वाज़े तौर पे एक चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। और इस तरह की बातें आमतौर पे जब होती हैं तो ये पता चल रहा होता है कि मामलात किस कदर पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के अंदर या जो कोर कमेटी या कोर टीम है उनके अंदर किस तरह के मामलात चल रहे हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है सोनिया, वो है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज वो बिल्कुल इन बातों से हट गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जेल इस सारे पीरियड में उन्होंने बाप बेटे ने काटी है, एक लफ्ज़ भी उन्होंने अदारों के खिलाफ नहीं किया। और वो आज भी बात कर रहे हैं कि मिल के बात करें, आप उनसे लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं उस नुक्ता नज़र से जो राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। या इसी तरह से आपने देखा तलाल चौधरी साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने, आपको याद है पिछले दिनों उनकी वीडियो जारी हुई थी, फिर वापस लिया, उन्होंने बिलावल के खिलाफ इंतहाई गलत इस्तेमाल की थी ज़ुबान उन्होंने। तो मेरा ख्याल है ये स्टेज पे ये सारी बातें करके एक मैसेज स्ट्रॉन्ग देना लोगों को कि भाई अगर आप हमारे साथ फैसले हमारे मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता जो पहले हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट पे हमले हुए थे, उस तरह की चीजें हो सकती है। हाँ। मेरा ख्याल है हायर जुडिशरी को नोटिस लेना चाहिए, पॉलिटिकल क़यादत को नोटिस लेना चाहिए, सिविल सोसाइटी मीडिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए। आप अपनी बात करें, जरूर करें, आपको हक है, लेकिन अदारों को इस तरह मिलान करना, धमकी देना, मेरा ख्याल है ये किसी भी एक महदम माशरे में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सलमान आबिद साहब, इदारों पर, फौज पर हमने देखा कि ये तो एक पूरी तारीख रही है PMLN की, वो तनकीद करते रहे, अब तो बाकायदा तौर पर थ्रेट किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। ये आपको क्या लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, क्या है? जो एहतशाम साहब ने बात की है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। एक काफी डिसअपॉइंटमेंट और काफी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है PMLN के हलकों में, क्योंकि जो PMLN थी और उसके जो हामी दानिशवर के सहाफी हजरात थे, या जिसको आप उनके तजिया कार कह लें जो अखबारात में है,
वो ये तासुर दे रहे थे कि हुकूमत अब मुस्लिम लीग नून में और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मुफाहमत हो गई है, कोई नई डील हो गई है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। जब ये सारा का सारा सिलसिला टूटा और ISPR को उसकी वजाहत करनी पड़ी कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन तो हमें नजर आ रही है PMLN के कैंप पे। दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी है, ये PMLN आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यानी फैसला अगर इनके हक में आ जाए तो इदारे भी आजाद होते हैं, इलेक्शन भी शफाफ होते हैं, इदारे भी गैर जानिबदार होते हैं। लेकिन अगर फैसले इनके हक में ना आए तो फिर इंतखाबात भी धांधलीशुदा होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी होती है, जुडिशरी की जो है वो भी सियासी गठजोड़ की बातें की जाती है। आपको याद होगा ये कहते थे कि जुडिशरी, नैब, इमरान खान और फौज के दरमियान एक नेक्सिस बना हुआ है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इनका एक तरीका है इदारों पे दबाव डालकर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करवाने का। लेकिन अब इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि इनकी दाल नहीं गल रही, यानी इन्होंने फौज को भी टारगेट किया, फौज के सरबराह को भी किया, DGISI को भी किया, फौज के अंदर डिवाइड करने की कोशिश भी की, जुडिशरी में डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। तो अब हमें ये फ्रस्ट्रेशन तो उनकी तरफ से नजर आ रही है, जो राना सनाउल्लाह साहब का हालिया बयान है जिसका आपने हवाला दिया है। लेकिन सवाल वही है कि हमारी अदालतें जो है वो इन मामलात में खामोशी क्यों इख्तियार करती है। जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो अगर आप इनका इस पे नोटिस नहीं लेंगे तो फिर ये चीजें आगे फैलेंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये लेकिन सलमान साहब एक जगह उनको बड़ा फायदा हुआ है, मीडिया को डिवाइड करके जो फल फ्रूट उनको मिल रहा है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी जी, मुझे बिल्कुल पता है। और मीडिया के अंदर भी देखिए ना, मीडिया के अंदर माशाल्लाह रहमान को भी बरी कर दिया गया है सलमान आबिद साहब उनके केसेस से अदालत की जानिब से। बात वही है ना, मैंने कहा कि हमारी अब आपने एक हवाला दिया है जुडिशरी के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, उसकी लेजिटिमेसी के बारे में। ये जो कल परसों तफसीली फैसला आया है उसके बाद ये सवालात तो उठ रहे हैं ना। पाकिस्तान की जुडिशरी और प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ जोड़ के कहा है कि जुडिशरी जो है वो अपने मामलात को दुरुस्त करे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जुडिशरी को भी ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये बहस अब पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन चुकी है कि जिस तरह से हमारा अदालती निजाम चल रहा है और जितने इसके अंदर लकूनाज है, जितना इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसके बाद ये सवाल तो उठेगा ना कि हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है वो किस हद तक ट्रांसपेरेंट है, क्यों नहीं वो अकाउंटेबल बनता। आप देखिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी का फोरम था, उसके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जाहिर करता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी के बारे में जो सवालात उठ रहे हैं वो बड़े संजीदा नोयत के हैं। और अब तो हम ये भी देखते हैं कि शाम साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है माशाल्लाह वो भी एक बनकर सामने आ गई है। और सबको पता है ये एहसन बून कौन है, आजम नजीर तारड़ कौन है, आबिद साकी कौन है। इन्होंने लाहौर में कॉन्फ्रेंस की, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस तो हुई थी और इस पे उन्होंने इदारे को जिस तरह से तनकीद तक किया। तो ये एक बाकायदा पॉलिटिकल खेल है जिसका मकसद जो है जब उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे तो फिर वो इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपना खेल खेलना चाहते हैं, जो यहाँ पर इस वक्त कोशिश हो रही है। ठीक है, मैं टिका खान सानी आपकी भी तरफ आऊंगी, लेकिन एहतशाम साहब ये बात जो सलमान आबिद साहब कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ की तायात नाहली का मामला लेकर अदालत में चले जाते हैं जिस पर बात होती है कि इनको पार्टी नहीं बननी चाहिए। अब क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जिस पर जाहिर है अभी टिका खान सानी में बड़ी डिटेल बात की, 700 के करीब तरमीम है, इस पर भी एतराज उन्होंने उठा दिया है। अब अदालती निजाम को बेहतर करना है ये तो हर कोई बात करता है, लेकिन जब बेहतरी की बात आती है तो फिर एतराजात शुरू हो जाते हैं। एहतशाम साहब क्यों सियासी और ग्रोही मफादात को एक साइड पर रखकर कौम की बेहतरी के लिए जब सोचा जाता है तो ऐसे देखिए लोग सामने आ सुप्रीम जाते कोर्ट हैं। बार एसोसिएशन जो ना इतनी क्रेडिबल और इतना जिसको कहते हैं बावकार, जिसको कहते हैं अदारा है, देखा जाए तो वकला की बड़ी तंजीम है। हाँ। और आपने देखा हमारे प्रोग्राम में एतजाज अहसन साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे सदर हैं अहसन बोन साहब, लेकिन मुझे अफसोस है उन्हें इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने कहा पार्टी जो बने PML बने, नवाज शरीफ साहब बने, आप क्यों गए लाहौर, अपना लंदन जाके उनसे मिलते हैं, मुलाकात करके आते हैं, फिर आप पे इल्जामात लगते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में आपको जज बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि जी सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप दोबारा जज बनना चाहते हैं। आजम नज़ीर तारड़ का जिक्र किया आबिद साहब ने, वो देख लें उनको तो सेंटर बना दिया है, साकी साहब भी कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। सवाल तो अहम यह है कि इस वक्त जो बात जजों के बारे में या उनकी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने बात की है, फरोग नसीम साहब बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्री है। उन्हें सोचना चाहिए कि जी यहाँ तक मामला क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा, और फिर एक जज की वजह से जिस तरह उनकी बेगम को बेल आउट किया गया, ये सबको पता है। वही 3 जज सलमान साहब जिन्होंने कहा था कि जी ये अपनी मनी ट्रेल दें और ये जवाबात दें FBR के जो अदारे ने इनको भेजी हैं, आपने उन्हीं 3 जजों ने अपने बयान वापस किए। उन्होंने कहा जी हम वापस कर दें, हम वो सवाल आपसे नहीं पूछ रहे।
तो इतने वाज़े तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको सपोर्ट किया गया, तो ज़ाहिर है इतनी आसानी के साथ सोनिया ये लोगों को हजम नहीं टीका होगी खान सानी, अब आपने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की बात की, इस पे हम देख रहे हैं हुकूमत और वकला कम्युनिटी जो है वो अब आमने सामने आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रही है कि हमें मुशावरत नहीं की गई, हमसे ये एतराज उठाया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट के एंड पे कहा जा रहा है कि तमाम बार काउंसिल जितने भी सुप्रीम कोर्ट और बार कोर्ट्स हैं उन्हें तरमीम भिजवा दी गई थी, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इनको अब कैसे गवर्नमेंट जाहिर है हैंडल करेगी या एतमाद मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अहम आपने सवाल जो है वो रेज किया है। यकीनन मेरी इस हवाले से फरोग नसीम से भी बात हुई, बैरिस्टर मलिका बुखारी से भी बात हुई और बहुत सारे हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना था कि चूंकि मार्च से ये काम प्राइम मिनिस्टर ने टास्क सौंपा था फरोग नसीम को और इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मुसलसल वो काम कर रहे थे और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स, न सिर्फ वकला को, उनकी तमाम सूबाई बार, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से जितने भी बार थी, उन तमाम को भेजा और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भेजा, इसके साथ साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनको उसका ड्राफ्ट भेजा। उसके बाद उसको ना सिर्फ भेजा बल्कि रिमाइंडर दिए और उनसे बाकायदा तौर पे ओपिनियन मांगी। अगर उन्होंने ओपिनियन नहीं दी या किसी ने नहीं देखा या किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो क्या फिर मुसलसल इंतजार करते? उन्होंने 6, 7, 8 माह तक इंतजार किया। उसके बाद फिर चूंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर भी था कि इसको जल्दी आप करें ताकि आप चीजें जो है वो पार्लियामेंट में लेके जाएं। और मैं ये भी बताऊं, ऑर्डिनेंस नहीं इसमें ला रहे, इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि अपोजिशन को अपने साथ ऑन बोर्ड लेके, चूंकि अब पार्लियामेंट में जब गया तो उसके बाद यकीनन कमेटियों में जाएगा मामला और कमेटियों से फिर दोबारा पार्लियामेंटेरियन यानी मुख्तलिफ कमेटियां उस पर बहस करेंगी और दोबारा एक बहस का आगाज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इंतजार करना चाहिए था। यकीनन हुकूमती हलकों में इस बात पर यकीनन तशवीश है कि आखिर क्यों पार्टी बनी सुप्रीम कोर्ट, पार्टी नहीं बननी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जाहिर है बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि हमारी जो जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हमारी जो कानून बने हुए हैं ये 18वीं सदी के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, अब 21वीं सदी में इंसाफ का उसूल कैसे मुमकिन है ऐसे कानून के साथ? लेकिन जाहिर है हुकूमत अब तरमीम की बात कर रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट और कुछ वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस पर एतराज कर रही है। आपको लगता है कि सियासी जमातें जो हैं वो इस बिल को पास होने देंगी या इस मसले पर ऑन बोर्ड होंगी, या हमेशा की तरह जब भी कोई कौमी मुफाद की बात आती है तो अपनी अपनी सियासत शुरू हो जाती है, ये भी सियासत की नजर हो जाएगा मामला? देखिए, कोशिश तो यही करेगी अपोजिशन के इसको सियासत की नजर किया जाए और जैसे कि बाकी बिलों के साथ उन्होंने पॉलिटिकल खेल करने की कोशिश की लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है कि जो 700 के करीब तरामीम है और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आम आदमी को इंसाफ की फराहमी से है। पहली बार इस मुल्क के अंदर जजेस को भी अकाउंटेबल किया गया है डिलेइंग टैक्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में और डिलेइंग फैसलों के कॉन्टेक्स्ट में, और खास तौर पे ये जो एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया ना वीडियो की शहादत वगैरह कबूल की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो मुझे लगता ये है अगरचे बार तकसीम है इस पे, जिस तरह से आपने खुद भी कहा, मैंने भी कहा, और सियासी जमातें भी अपोजिशन जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये पाकिस्तान की जरूरत है इस वक्त के रिफॉर्म्स का होना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अपोजिशन को पहले मुख्तलिफ महाज पे पसपाई का सामना करना पड़ा है, यहाँ भी पसपाई का सामना करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स कर लेगी। सलमान आबिद साहब, वक्त कम है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है ये मामला भी काफी तशवीशनाक होता जा रहा है। ब्लोच टेरर ग्रुप जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, हमने देखा कि बार बार पाकिस्तान की जानिब से बात की गई अफगान तालिबान से। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारी जो सरजमीन है वो हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हो रही है, तो ये कितना तशवीशनाक है? ये बहुत ही संजीदा मसला है, बड़ा सीरियस मसला है। इस पे मेरा ख्याल है बात खुल के हो जानी चाहिए। सलमान साहब देखें, पहले तो हम रोते थे, टीटीपी वाले जो हैं यहाँ से गए हुए हैं, वो नूरस्तान और कुन्नड़ में बैठे हुए हैं। ये बलोच टेररिस्ट जो है ना, सबको पता है, ये हेलमंद में बैठे हुए हैं और कंधार में बैठे हुए हैं। जो गढ़ है मुल्ला उमर का, लोग सवाल कर रहे हैं कि भी क्या इनको जो एलिजियंस दी गई थी पीटीआई के यहाँ के जो तालिबान है उनको लीडर बना के, लोग कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख है। मेरा ख्याल है अब ये खाली खुली नारेबाजी से या बयान देने से जो है ना वो तालिबान जो है ना अफगान तालिबान वो लोगों को मुतमईन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा सवाल सोनिया ये है कि अमेरिका यूरोप को तो छोड़ें, वो तो किसी न किसी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हम आपको नहीं तस्लीम करेंगे। तालिबान की अफगान तालिबान को सोचना चाहिए कि क्या वजह है, पाकिस्तान भी, चाइना भी, रशिया भी, सेंट्रल एशिया भी, टर्की भी ये आपको तस्लीम नहीं कर रहे और उसका नुकसान कितना हो रहा है कि इंसानी बुरहान कहत का सिलसिला वहाँ पे बना हुआ है।
खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए कि लोगों के सियासी मफादात हैं, आपके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आपके यहाँ से जो दहशत गर्दी हो रही है, 10 लोगों का 2 दिन पहले बलूचिस्तान से आके शहीद करना हमारे एहलकारों को, ये अननोटिस नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। देखिए मोईज यूसुफ साहब होके भी आए वहाँ से, जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के। अब देखना यही कि इस पे सवाए जबीला मुजाहिद साहब का ये बयान देना कि जी हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, सुनिए ये बात नहीं चलेगी। हाँ। उनको अब अपने एक्ट से, अपने जिस तरह वादे किए हुए हैं, अपने जिसको कहना चाहिए एक्शन से साबित करना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। और मोईज यूसुफ साहब ने आके फिर कहा है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मेरा ख्याल है ओनस अफगान तालिबान पे है, उन्हें चाहिए कि वो वक्त से पहले फैसले कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। सही। सलमान आबिद साहब, लास्ट मिनट है, आप प्लीज इस पर कमेंट करना चाहें अगर अफगानिस्तान के मामले पर ये कितना तशवीशनाक होता जा रहा है। ठीक है, सलमान आबिद साहब से गालिबन बहरहाल प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपके वक्त का टिका खानसानी आपका भी। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।